तो इसका जो थंबनेल है ना वो थोड़ा सा मुझे अलग सा लगा। ठीक है, मोदी के इस प्लान में राहुल भी साथ है, वो विच इज वेरी डिफिकल्ट इन रियल लाइफ। और हम जो देखते हैं उस डिबेट में तो हर कोई चीज अगर मोदी कर दे, छोटी मोटी चीज क्यों ना हो, राहुल गांधी उसके एकदम अपोजिट चले जाता है। तो दिस इज व्हाट राहुल, मोदी वर्सेस राहुल वर्सेस रीजनल लीडर्स, टू पार्टी सिस्टम का असली सच। चलो इन डेप्थ देखेंगे हम क्या है। दिस इज बाय द मिस्टिकल लैंड। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोना, मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। क्या भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद हमेशा के लिए मिटने वाला है? क्या 2024 के चुनावी नतीजों ने क्षेत्रीय पार्टियों के मन में हार का खौफ भर दिया है? 2024 में चुनाव आयोग ने बताया था कि देश में 57 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन आज सीएम की कुर्सी कितनों के पास है? जवाब आपको हैरान कर सकता है। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 8 राज्यों में और 1 यूटी में ही है इनकी सरकारें। बंगाल में दीदी का किला ढह गया और तमिलनाडु में स्टालिन की द्रविडियन दीदी का तो जाना ही चाहिए, जनता ने नकार दिया। ये वो दो चेहरे थे जो दिल्ली की सत्ता से सीधे टकराया करते थे। लेकिन अब सवाल ये है साहब कि क्या ममता और स्टालिन के जाने के बाद रीजनल राजनीति का दी एंड ज्यादा दूर नहीं है? ओके, सोचने वाली बात है बाय द वे। एक तरफ पुराने दिग्गज विदा हो रहे हैं तो दूसरी तरफ थलपति विजय जैसे बड़े एक्टर्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। पर क्या एक नई पार्टी पूरे इकोसिस्टम को बचा पाएगी? और सवाल ये भी है कि क्या मोदी लहर के साथ साथ अब राहुल गांधी भी इन क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं? तो जानेंगे इन सभी सवालों के आसपास की कहानी हमारी आज की इस वीडियो में। 4 मई को 4 राज्यों के और 1 यूटी के इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसी राज्य की अगर चर्चा हुई है तो वो था वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी इस चुनाव को चौथी बार जीतकर खुद को इंडिया अलायंस का बड़ा और फाइटर लीडर दिखाना चाहती थी। तो दूसरी तरफ बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य को फतह करना चाहती थी। फाइनली आजादी के 79 साल बाद बीजेपी ने ये कर भी लिया, लेकिन किया कैसे, ये लोगों के लिए डिबेटेबल हो सकता है। विपक्ष के आरोप एक तरफ, टीएमसी के एक तरफ, लेकिन असल सवाल तो ये भी है कि बीजेपी अब इन क्षेत्रीय पार्टियों को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर पा रही है? तो साहब ममता बनर्जी चुनाव हार गई और इनके हारते ही ये सवाल और तेजी से उठने लगा है कि अब क्षेत्रीय पार्टियों और विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा जो राहुल गांधी को चुनौती दे सके। बीजेपी तो ऑलरेडी चाहती है कि 2 पार्टी सिस्टम हो। इस पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जुलाई 2022 में पटना में बीजेपी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उस दौरान कहा भी था कि आने वाले समय में केवल भाजपा जैसी विचारधारा वाली पार्टी ही बचेगी, बाकी सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। पर जब नड्डा के इस बयान पर बवाल हुआ तो बीजेपी की तरफ से सफाई भी दी, लेकिन जैसे ही ममता बंगाल हारी और ये चर्चा तेज हो गई कि भले ही बीजेपी ने नड्डा के बयान पर सफाई दे दी थी, मगर मन ही मन चाहती है कि भाई क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो खत्म हो जाएं। और इसके पीछे भी बीजेपी का चुनावी कारण ही था, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में रीजनल पार्टियों से बीजेपी की सीधे फाइट होती है, तो चुनाव जीतने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं उसके लिए कांग्रेस को हराना बहुत ज्यादा आसान भी है। जहां जहां बीजेपी कांग्रेस की नेट टू नेट फाइट हुई है उसमें से ज्यादातर जगहों पर बीजेपी अपनी सरकार रिपीट कर ही लेती है, चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या इस बार का असम, सब जगह बीजेपी की सरकार है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें 90 के दशक में चलना होगा, क्योंकि उस दौर में कांग्रेस के खिलाफ लोग मोर्चाबंदी कर रहे थे। राज्यों में अलग अलग नेता उभर कर आ रहे थे। बिहार में लालू नीतीश का उदय हुआ तो यूपी में मुलायम सिंह यादव, काशीराम और चौधरी चरण सिंह का, और इसी दशक में बंगाल में ममता बनर्जी का भी उदय होता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई थी कि आजादी के बाद जितनी भी रीजनल पार्टियां बनी, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ, वेस्ट हो या ईस्ट, ये सभी कांग्रेस के खिलाफ बनी। जब कोई रीजनल पार्टी मजबूत होती तो कांग्रेस कमजोर हो जाती। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, साउथ की डीएमके और लगभग 15 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए,
सभी पार्टीज ने कांग्रेस के वोट बैंक से अपना वोट बैंक बनाया और ये लोग सत्ता में आए तो कांग्रेस उस राज्य से लंबे समय के लिए बाहर ही हो। कहीं 30 सालों से अपने दम पर सत्ता में नहीं आई तो कहीं 35 सालों से तो कहीं 15 सालों से। इन क्षेत्रों में कांग्रेस कमजोर होती गई और बीजेपी मजबूत, जिसका नतीजा आज हम साफ साफ देख रहे हैं कि बीजेपी अलायंस एनडीए की सरकार अब देश के 21 राज्यों में है, वहीं कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस की मात्र 6। लेकिन फिर भी कांग्रेस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी भी रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल जब बंगाल चुनाव हो रहे थे तब राहुल गांधी ने अपने कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी की सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि बंगाल में भ्रष्ट सरकार चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि राहुल गांधी के इस बयान को अमित शाह साहब ने भी एंडोर्स किया था। जैसे ही अमित शाह ने राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनुमान लगाने लगे कि भाई कांग्रेस भी चाहती है कि ममता चुनाव हारे। और जब 4 मई को रिजल्ट आया तब ममता की हार पर कांग्रेस के कुछ लोग खुश भी दिख रहे थे और इस बात का प्रूफ है राहुल गांधी के एक्स अकाउंट की ये पोस्ट। लेकिन सवाल है कि सरकार तो बीजेपी ने बनाई, फिर कांग्रेस वाले क्यों खुश हो रहे हैं? इसका जवाब है वोट बैंक पॉलिटिक्स। समझिए, कांग्रेस लीडरशिप को पता है कि जहां भी रीजनल पार्टियां कमजोर होंगी वहां कांग्रेस ही मजबूत होगी, क्योंकि इनके वोटर्स कभी कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, जिसमें से ज्यादातर अगर शिफ्ट होंगे तो वो कांग्रेस की तरफ होंगे, ना कि बीजेपी की तरफ। लेकिन रीजनल पार्टियां नेशनल पार्टी बनने के बजाय खत्म क्यों हो रही हैं? तो इसके पीछे का कारण है उनकी रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। भारत में टोटल 57 क्षेत्रीय पार्टियां। कहने को तो इनकी आइडियोलॉजी भी होती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। लगभग सभी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पॉलिटिक्स करती हैं। इसमें से नॉर्थ की पार्टियां जैसे आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, अकाली दल वगैरह जाति और समुदाय की राजनीति करती हैं, तो साउथ की पार्टियां लैंग्वेज। और बीजेपी ने इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को वीक बनाकर वार करना शुरू किया और इसी काम में उसे नॉर्थ में तो खूब सक्सेस मिली, लेकिन साउथ में अभी बीजेपी का कोई वजूद नहीं बन पाया। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी ने धर्म की पॉलिटिक्स की। उनके नेताओं ने सरेआम कहना शुरू कर दिया कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हिंदू खतरे में है, वगैरह वगैरह। बाकी का काम बीजेपी की पेरेंट कंपनी यानी आरएसएस ने किया, जिसकी मंशा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि आरएसएस जब से पैदा हुई है ना, तब से है। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर ने तो अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमान, ईसाई और लेफ्टिस्ट लोग देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा ही बता दी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा जरूर। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि आज की बीजेपी जहां एक तरफ बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के साथ हिंदुओं को जातियों से ऊपर उठकर एकजुट होने की बात करती है, वहीं उनके सबसे बड़े फिलोसोफर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार इसके बिल्कुल उल्टे थे। उपाध्याय जी ने स्पष्ट रूप से फेडरल स्ट्रक्चर और जातियों को मिलने वाले विशेष अधिकारों की आलोचना की थी। वो भारत के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ थे। शायद यही कारण है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता दलित, पिछड़ों और ट्राइबल्स को मिल रहे आरक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जिसकी नींव ही नफरत और गरीबों के विरोध पर बनी हो, उनके स्कूल में इसके अलावा क्या ही शिक्षा दी जाएगी? बाकी आप मुझे बताइए, क्षेत्रीय पार्टियों का खत्म हो जाना सही है या फिर उनको अपने समाज और राज्य के डेवलपमेंट के लिए जिंदा रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। मेरे नजर में कैसे ना, क्षेत्रीय की बात जो उन्होंने की है, अगर वो ममता बनर्जी जैसे लीडर होना तो वो खत्म होना बहुत जरूरी था। अगर हम तो वहां से है भी नहीं, ठीक है, बट वहां का जब इलेक्शन रिजल्ट आया तब लिटरली इतना सुकून मिला, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें सुनी थी। ममता बनर्जी, उसके गुन्स और वो जो चीजें वहां पे करते हैं सरेआम, जय श्री राम बोलने से मना था, बहुत सारी चीजें, आरजी कर केस में जो इंजस्टिस हुआ है, या इतनी सारी चीजें जो हुई है कि जो हमारे स्टेट में नहीं होते हुए भी हमको पर्सनली ऐसा लगा कि जैसे हम जीत गए, हमारी जीत हो चुकी, हमारे लिए कुछ अच्छा हो चुका है, नहीं ऐसे उस तरीके का। तो यस, कुछ कुछ रीजनल पार्टीज ऐसे हो सकते हैं जो अपने स्टेट को देश से ही अलग करना चाहते हैं,
देश के अंदर और एक देश बना के इसमें और भी फूट डालना, नफरत पैदा करना, और इनके भड़काऊ भाषण से और भी लोग भड़कना, फिर हम लोगों के आपस में ही एक दूसरे में हम लोग नफरत करना, एक दूसरे के साथ लड़ने बैठ जाते हैं, तो देश की तरक्की तो दूर ही रह गई। और फिर जो बाहर के लोग हैं और जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो हमको तोड़ना चाहते हैं, देश के अंदर रहने वाले, उन लोगों को ये तो फायदा हो जाता है। तो इसलिए वो रीजनल पार्टी जो इस तरीके के काम करते हैं उनको टूटना जरूरी है। बट कुछ रीजनल पार्टी जो एक्चुअली स्टेट को बहुत आगे लेके जाना चाहती है, उस स्टेट का जो जीडीपी उसको और बेहतरीन करना चाहती है, जॉब्स प्रोवाइड करना चाहती है, यूथ को सही लाइन पे लाना चाहती है, सब कुछ, वो मुझे लगता है कि वो रीजनल पार्टी सही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से कर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर बाय।